हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर हम जो इस समय कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर है 10। तो इस चैप्टर नंबर 10 में जो कि उपनिवेशवाद और देहात के विषय में है, इसमें हमारा जो पॉइंट चल रहा था उस पॉइंट्स में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिर कपास में तेज़ी आई। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1860 का जो दशक है, 1860 का जो दशक था, 1860 का दशक, उसके अगर बारे में बात करें तो उससे पहले ब्रिटेन में जो कच्चा माल था ना, उस कच्चे माल के रूप में जो है ना वो ख़रीदी जाने वाली जो कपास थी, उस कपास का कितना भाग, 3/4 भाग कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। कहाँ से आता था? अमेरिका से। तो ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है ये चीज़ कि यहाँ से इतना माल आता था। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में खरीदी जाने वाली कपास का 3/4 यानी 3/4 समझते हैं आप, 75% भाग जो है कहाँ से आता था? वो अमेरिका से आता था। अब क्या हुआ, ब्रिटेन जो था ना उसके कपास निर्माता जो थे वो अमेरिकी निर्भरता से परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि अमेरिका के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया था और इस गृह युद्ध की वजह से क्या हो गया, ये जो गृह युद्ध शुरू हुआ, इस गृह युद्ध की वजह से ब्रिटेन को कच्चा माल अमेरिका से ब्रिटेन तक नहीं पहुंच पाता था, यहाँ तक नहीं पहुंच पाता था। जब नहीं पहुंचता था तो उन्हें परेशानी होने लगी और इसी वजह से उन्होंने रुख दूसरी तरफ करना शुरू कर दिया। और वो किधर रुख कर लिया? उन्होंने भारत की तरफ रुख कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 1857 में। क्या हुआ 1857 में? 1857 में ये हुआ कि जो बाजार था हमारा, एक कपास आपूर्ति संघ जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कपास आपूर्ति संघ 1857 में। और 1859 में कौन सा? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। तो कपास आपूर्ति संघ बनाया गया कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर। और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य एक ही था कि दुनिया भर को कपास निर्यात के लिए प्रोत्साहन करना, कि भाई कपास का निर्यात किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या हुआ, जो भारत की जलवायु थी वो जो है कपास के लिए बहुत अच्छी थी, कपास के लिए अच्छी मानी जाती थी। और क्या था, यहाँ श्रम भी बहुत सस्ता मिलता था, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था। ज़बरदस्ती आप, लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं, उन्हें आप ज़बरदस्ती पकड़ लें, उनसे काम करा लें, तो ये काम यहाँ चलने लगा। तो क्या हुआ, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया, मैंने जैसा अभी आपको बताया था। तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन में जो कपास था ना उसके लिए तहलका मचना शुरू हो गया। अब तहलका मचा, जब तहलका मचा तो 1861 में जहां 20 लाख गांठ अमेरिका से ब्रिटेन में भेजी गई थी, वहीं 1862 में यानी 1 साल के बाद इनमें कितना फ़र्क आ गया? सिर्फ 55,000 गांठें अमेरिका से ब्रिटेन की तरफ भेजी गई। ये चीज़ तो आपको ये सब देखने को मिलता है हमें, यानी कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माल की आपूर्ति बंद होती चली गई अमेरिका से और ब्रिटेन को बाजार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब क्या हुआ, भारत जो था ना और अन्य देशों को ये कहा गया
कि ब्रिटेन को कपास अधिक मात्रा में देना शुरू करें। क्या देना शुरू करें? अधिक मात्रा में क्या देना शुरू करें? कपास देना शुरू करें। अब बम्बई से कपास जो निर्यातक थे उन्होंने ब्रिटेन को कपास निर्यात के लिए अधिक कपास खरीदने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा कपास खरीदने लगे वो कपास निर्यातक। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। इसलिए जो साहूकार थे उनको ज़्यादा राशि दी गई कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कपास देश के अंदर उगवाएं, ताकि जो किसान हैं वो किसानों को और जो ग्रामीण हैं उनको अधिक कर्ज दिया जा सके। किस काम के लिए कर्ज दिया जाए? कपास उगाने के लिए, अधिक से अधिक कपास उगा सकें, ऐसा कर्ज दिया जाए भाई। बाज़ार में तेज़ी आने लगी अब, क्योंकि भाई कपास अब ज़्यादा उगने लगा ना, तो बाज़ार में तेज़ी आने लगी। और जब तेज़ी आने लगी तो तेज़ी आने पर जो कर्ज था वो अब क्या होने लगा? कर्ज आसानी से उन्हें दे दिया जाता था, ये चीज़ थी। तो हम देखते हैं कि जब सामान की बिक्री होती है तो कर्ज आसानी से उन्हें मिलने लगा। सभी किसानों को यह कर्ज आसानी से मिलने लगा। और क्या हुआ? किसानों पर बहुत बड़ा असर हुआ। उन्हें अब अधिक कर्ज मिलने लगा, उन्हें अधिक कर्ज दिया जाने लगा। ज़्यादा कर्ज की मांग होती थी तो ज़्यादा कर्ज मिलने लगा। जब ज़्यादा कर्ज मिलने लगा तो क्या हुआ? अब अमेरिकी जो संकट था उसके दौरान बम्बई में कपास का जो उत्पादन था वो क्या होता चला गया? धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इंक्रीज होता चला गया। 1860 से लेकर 1864 तक इस समय के दौरान कपास जो है अब 2 गुनी ज़मीन पर उगाया जाने लगा। ज़्यादा मात्रा में होने लगा ना, किसानों को कर्ज मिलने लगा तो उन्होंने खेत बनाने शुरू कर दिए। खेत बनाने शुरू कर दिए तो उन खेतों में वो क्या उगाने लगे? कपास उगाने लगे। 1862 तक आते आते ब्रिटेन को जो कपास निर्यात हुआ वो 90%, कितना परसेंट दिया हुआ है देख रहे हैं आप यहाँ पर? 90% जो कपास निर्यात हुआ वो किसका था? वो भारत का था। इससे क्या हुआ? इससे सभी को लाभ नहीं हुआ। आप ये ना सोचें कि सबको इससे लाभ होना शुरू हो गया। कुछ किसान तो बहुत धनी होते चले गए, लेकिन बहुत सारे किसान जो थे वो कर्ज में दबते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है हमारा, ऋण का स्रोत सूख गया। इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऋण का स्रोत सूख गया। अब ऋण यानी कौन सा ऋण? जो ऋण उन्होंने लिया। अमेरिका में जैसा मैंने बताया कि गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध के दौरान भारत का जो कपास था उस कपास के उत्पादन में बाजार पर कब्जा करने के सपने देखने लगा। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान भारत कपास के उत्पादन में बाजार पर कब्जा करने के सपने देखने लगा। भारत ने सोचा कि 90% मेरा माल जाता है, अब हम ही इस बाजार पे क्यों ना अपना कब्जा जमा लें। लेकिन जैसे ही अमेरिका के अंदर गृह युद्ध समाप्त हुआ तो भारत का ये जो सपना था कि क्या हो गया? टूट गया भाई, बिल्कुल टूट के बिखर गया। अमेरिकी कपास का जब निर्यात दोबारा से शुरू हुआ तो जो है भारत है उसकी कपास की जो बिक्री थी उसमें कमी आने लगी। महाराष्ट्र में जितने भी साहूकार थे अब कर्ज देने में क्या करते थे? अब बिल्कुल उत्सुक नहीं थे। अब कर्ज नहीं देना चाहते थे वो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा ना कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो क्या होगा, अब तो ये हमारा माल बिक नहीं रहा है।
तो भारतीय जो कपास था उसकी मांग और उसके जो दाम थे वो दोनों क्या होने लगे, गिरने लगे। मांग और दाम, जब मांग कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है दाम भी कम हो जाएंगे। साहूकार जो था वो किसानों से बकाया राशि जो थी वो दोबारा मांगने लगे कि भाई हमारी जो राशि बची हुई है उसे आप क्या करें, वापस करें। एक और ऋण का स्रोत सूख गया और दूसरी तरफ राजस्व की मांग बढ़ती चली गई। अब ऋण का स्रोत सूखता जा रहा है, ऋण कहीं से, फसल की कोई गुंजाइश नहीं है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, और दूसरी तरफ राजस्व की जो मांग थी वो बढ़ती चली गई। रैयत इस चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंसते चले गए और साहूकार अब उन्हें कर्ज भी नहीं दे रहे थे। ये देखो, कर्ज भी नहीं दे रहे हैं, अब उन्हें फंस गए, बेचारे परेशान हो गए हैं। तो क्या हुआ, अब किसानों को लगने लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें महसूस हुआ अन्याय का अनुभव, अन्याय महसूस होने लगा उन्हें। ऋणदाताओं ने जब कर्ज देने से मना कर दिया तो रैयत जो थे उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो इसलिए परेशान नहीं थे कि वो कर्ज में डूबे हुए हैं, बल्कि वो दुखी इसलिए हो रहे थे कि जो ऋणदाता थे ना, वो ऋणदाता संवेदनहीन हो चुके थे, उनकी बातें सुन नहीं रहे थे, उनके अंदर संवेदना जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उन्हें उनकी, किसानों की जो भी परिस्थिति थी उस परिस्थिति से कोई भी मतलब नहीं था। किसानों की सहायता वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। एक सामान्य मानक है, मानते हैं हम, इस बात को लेते हैं, देखते हैं। मानक मीन्स स्टैंडर्ड की बात होती है, ये स्टैंडर्ड मैंने लिख रखा है इसीलिए नीचे आपके लिए। एक मानक, एक स्टैंडर्ड तय किया गया था कि ब्याज कभी भी, उस समय माना जाता था कि ब्याज जो है वो कभी भी मूलधन से, यानी जो प्रिंसिपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी जैसा भी इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, वो ब्याज कभी भी मूलधन से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता था। लेकिन एक मामला उस समय निकल कर आया और उस मामले से हमें ये पता चलता है कि 100 रुपये का मूलधन दिया गया था एक किसान को, 100 रुपये कर्ज दिया गया। उस कर्ज पर 100 रुपये पे 2000 रुपये से अधिक ब्याज उस किसान ने चुका दिया। लेकिन इतना चुकाने के बावजूद भी जो किसान था उसका मूल पैसा नहीं चुक पाया। किसान जो थे वो ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। 1859 में अंग्रेज़ों में एक परिसीमन कानून बना दिया। अब अंग्रेज़ों ने कौन सा कानून? परिसीमन कानून। अब ये कानून था क्या? इसके अनुसार कोई ऋण पत्र, यानी जो भी ऋण पत्र आप लिख रहे हैं, ऋण पत्र मीन्स जिसमें आप ऋण दे रहे हैं ना किसान को, और उसमें लिखते हैं कि हमने इतना किसान को ऋण दिया, ऐसा जो ऋण पत्र है वो 3 साल से ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, आपको उस ऋण पत्र को बदलना पड़ेगा। लेकिन ऋणदाता हर 3 साल बाद नए ऋण पत्र बना लेते थे, यानी 3 साल तक बस रहेगा, उससे आगे नहीं। लेकिन ऋणदाता क्या करते थे? वो ऋण पत्र नए बना लेते थे और उस पर लिख दिया करते थे कि अब इतना इसका बाकी है अभी भी, जबकि सरकार ने मना किया था परिसीमन कानून के अनुसार कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या होता था, जब कर्ज चुकाया जाता तो ऋणदाता रसीद नहीं देते थे, नकली आंकड़े भर दिया करते थे। अरे भाई
100 रुपये लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं। इस 100 रुपये को 1000 बनाने में, 10,000 बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप समझ रहे हैं ना। ये देखा, लिख दिया, नकली आंकड़े भर दिए। किसान पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे परेशानियां होने लगीं। अब यहीं से शुरू होता है दक्खन दंगा आयोग। दक्खन में जब दंगे होने लगे तो एक आयोग बना। इस आयोग ने अपनी कुछ बातें पेश की। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। जब विद्रोह दक्खन में फैला तो भारत सरकार जो थी उसके दबाव में बम्बई सरकार ने एक आयोग बिठा दिया। किसने बिठाया? बम्बई की सरकार ने। आयोग जो था उसका नाम रखा गया दक्खन दंगा आयोग। आयोग की रिपोर्ट पेश की गई 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई है वहाँ पर। और उस पार्लियामेंट में क्या कहा गया? आयोग ने दंगा पीड़ितों की जांच कराई कि दंगे में कौन कौन पीड़ित लोग फंस गए, किनका क्या क्या नुकसान हुआ। तो रैयतों ने, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों, इन सब के क्या लिए गए? बयान लिए गए। राजस्व जो दरें थीं, कीमतें थीं, ब्याज के जो आंकड़े थे वो भी देखे गए। दक्खन दंगा जो आयोग था इसलिए बनाया गया था, आप देख रहे हैं क्यों बनाया गया था वो दक्खन दंगा आयोग? इसलिए बनाया गया था कि जो राजस्व की मांग है उस मांग का जो स्तर है वही जो है विद्रोह का कारण बना था। राजस्व की मांग का स्तर, राजस्व बढ़ता चला जा रहा था और यही बढ़ना विद्रोह का कारण बनता चला गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी राजस्व गुस्से की वजह नहीं था। उन्होंने ये बात कही रिपोर्ट में कि जो सरकारी राजस्व है ना वो गुस्से की वजह नहीं था। इसमें दोष जो था ना वो साहूकारों का और ऋणदाताओं का था, क्योंकि वो परेशान कर रहे थे किसानों को बार बार। अंग्रेज ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो है जो भी कुछ हुआ वो उनकी वजह से हुआ। सारा ब्लेम अंग्रेज़ों पर लगा दिया गया था, ब्रिटिश पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो ये कहते हैं कि ये सिस्टम जो लागू किया गया इसमें साहूकारों का और ऋणदाताओं का हाथ बहुत बड़ा था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा कवर कर दिया है। जो भी क्वेरीज बनती हैं वो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बार बार पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, जिससे कि आपकी क्वेरीज कंप्लीट होती रहें। सो स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।